of Verona. The Two Gentlemen of Verona is our next chapter. It is the 3.4 and page number is 69. आप लोग भी अपनी किताब खोल लेंगे बच्चों, और 69 पेज नंबर पे देखना है आपको चिटचैट एक्टिविटी के नीचे का जो 2 पैराग्राफ्स है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे कि बुक रिव्यू क्या होता है। ठीक है, तो आपने खोला होगा पेज नंबर 69। चिटचैट के नीचे का जो सेंटेंस है वो मैं बताने जा रही हूँ, पहले यहाँ पे हम लोग सुनते हैं। Hi children. Today we are going to read a book review. A book review is an analysis of a newly published book. It is done by an expert who expresses his or her opinion about the content's style and merit. Book reviews are published in newspapers, magazines, and are also available online. ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस बोले गए हैं वो आपने अगर देखा होगा तो पेज नंबर 69 पे जो 2 पैराग्राफ्स दिए हैं वही हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ। ये जो वीडियो है ये डिजिटल साक्षर एकेडमी का वीडियो है, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली इंग्लिश में है या फिर इसमें मराठी मीडियम में समझाया गया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो बोला है सेंटेंस उसका मीनिंग क्या होता है। अब मैं फिर से पढ़ने जा रही हूँ, आप अपना पेन या पेंसिल जो मैं पढ़ती हूँ उस पर ज़रूर रखिए। अ बुक रिव्यू इज़ एन एनालिसिस of a newly published book by an expert who expresses his or her opinion about the content's style and merit. अब बुक रिव्यू क्या होता है, इसका मतलब है इट इज़ एन एनालिसिस, ये एक विश्लेषण होता है, ऑफ अ न्यूली पब्लिश बुक, कोई भी नई किताब प्रकाशित जब होती है, जब वो मार्केट में आती है तो उसका एक रिव्यू लिया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है कि वो अच्छी है किताब कि नहीं है, ये किस कौन से प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं, किस एज के लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का उसका विश्लेषण होता है, और विश्लेषण करने वाले भी सब ज्ञानी नॉलेजेबल लोग रहते हैं। ठीक है, तो बुक रिव्यू क्या होता है, कोई भी नई किताब अगर प्रकाशित होने वाली है या प्रकाशित हो गई है तो उसके बारे में विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस कहते हैं इसको। अब ये एनालिसिस कौन करता है, साधारण लोग तो नहीं कर सकते हैं, तो ये बाय एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ जो होते हैं, हु एक्सप्रेसेस हीज और हर ओपिनियन अबाउट द कंटेंट्स, जो अपने ओपिनियन, अपनी राय एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं, किसके बारे में, अबाउट द कंटेंट्स स्टाइल एंड मेरिट ऑफ द बुक, यानी किताब में क्या कंटेंट्स है, अंतर वस्तु क्या है, स्टाइल यानी अंदाज क्या है लिखने का, एंड मेरिट यानी योग्यता, यानी ये किताब किस योग्य है, किसके योग्य है। तो ये सारी चीज़ें जो देखते हैं वो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो फिर बुक रिव्यू देते हैं जो किताब पब्लिश हो जाती है। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस, दोनों लाइंस समझ में आई होगी। नाउ सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं, वो भी एक सेंटेंस ही है। बुक रिव्यूज आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। तो ये जो बुक रिव्यूज़ होते हैं ये कहाँ पे पब्लिश होते हैं, कहाँ छापे जाते हैं, तो ये न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं, देन कोई मैगज़ीन होंगी उसमें, या फिर अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप कोई भी गूगल पे कोई किताब अगर आपको पढ़नी है तो उस किताब के बारे में बुक रिव्यू पढ़कर वो किताब आपको पढ़नी चाहिए कि नहीं, इसके बारे में तय कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना, जब तक हम लोग ये सब करके देखते नहीं हैं तब तक हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक क्वेश्चन है, वो हम लोग लास्ट में लेंगे। तो जंगल बुक, ये जो किताब है द जंगल बुक, आपको मालूम है ये जंगल बुक जो है उसके ऊपर मूवीज़ भी निकली और उसका कार्टून भी है ना, मोगली वाला। तो आप लोग गूगल पे रिव्यू ऑफ द जंगल बुक ये निकालेंगे तो आपको यकीनन वहाँ पे एक्सपर्ट्स के
एनालिसिस किया हुआ जंगल बुक के बारे में रिव्यू मिल जाएगा। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा करके ज़रूर देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Today, we are going to read a review of the book The Two Gentlemen of Verona, written by A.J. Cronin. After reading the review, one can decide whether he or she would like to read the book himself or herself. Okay, so now today we are going to learn about the book review and that too from A.J. Cronin. जो A.J. Cronin ने बुक रिव्यू किया है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द बुक विच ही हैज़ रिव्यूड इज़ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ओके, तो दो जेंटलमैन वेरोना के ये किताब है और उस पर A.J. क्रोनिन ने अपना बुक रिव्यू दिया है। तो इफ़ यू विल फाइंड दैट दिस बुक इज़ गुड then you can go ahead and read the whole book, and if you are thinking no, it's not that much good book, it is very boring, then you don't read the book. Okay, तो this is हमें पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम रिव्यू पढ़कर समझ सकते हैं कि इस किताब को पढ़ना है कि इस किताब को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से बुक रिव्यू जो होता है वो रीडर्स को हेल्प करता है। ओके, नहीं तो हमने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी किताब खरीद ली और फिर उसको पढ़ा और फिर अरे ये तो बहुत ही बोरिंग है, या दो चार पन्ने पढ़ने के बाद इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, या कोई नॉलेज ही नहीं मिल रहा है, हो सकता है ऐसा। तो हमारे जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। उससे अच्छा कि हम पहले बुक रिव्यू पढ़ ले कहीं से। अब तो ऑनलाइन काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों का अवेलेबल, और उसके बाद में आप लोगों ने वो किताब खरीदनी कि नहीं खरीदनी ये भी सोचना है। ठीक है, Now we will read the review. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story, The Two Gentlemen of Verona. The story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. The okay. So this was the first paragraph which was read by the video. जब जब ये पैराग्राफ इस तरह से पढ़ा जाता है, आप लोगों को अपनी पेंसिल या पेन लेकर जो पढ़ा जाता है उसके ऊपर वो वर्ड पे आप लोगों को बुक में आपको क्या रखना है, पेन या पेंसिल रखनी है, जिससे आपको स्पेलिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है उस वर्ड का, कैसे उच्चारण किया जाता है उस शब्द को और उसका स्पेलिंग कैसा है, ये भी साथ साथ देखने को मिलता है। और दूसरी एक और चीज़ मैं कहूँगी कि यहाँ पे जैसे पिक्चर के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, तो साथ में आपको जो पिक्चर चल रहा है आपके सामने, जो इमेजेस आती है उसको भी देखना है, और फिर अपनी किताब में भी। तो डबल कंसंट्रेशन करना ज़रूरी है, आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना है। अगर आपका कोई वर्ड छूट जाता है या कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, तो जब मैं पढ़ती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ तब आप दोबारा उसके तरफ ध्यान देंगे और आपको तब वो वर्ड समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ। इस वीडियो में सिर्फ रीडिंग है बच्चों, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए मुझे ये वीडियो बीच बीच में पॉज करना पड़ेगा ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो हम लोग बढ़ते हैं लेसन की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ, A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story, The Two Gentlemen of Verona. तो A.J. क्रोनिन जो है, जिन्होंने बुक रिव्यू लिखा है, उन्होंने किताब पढ़ने के बाद अपने विचार व्यक्त किए हैं एज एन एक्सपर्ट। तो वेरी वेल कार्व्ड द आइडिया, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा विचार उकेरा है ऑफ सेल्फलेस हेल्प। कैसा? सेल्फलेस, स्वार्थ रहित मदद, जिसमें स्वार्थ नहीं है, ऐसी मदद। एंड एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन, और महत्व, निष्ठा की और वो भी कहाँ, संबंध यानी रिलेशनशिप में। इस कहानी में उन्होंने संबंध की और जो निष्ठा होती है उसका महत्व बताया है। यानी एक भाई बहन का नाता,
या रिलेटिव्स का अलग अलग, जैसे माँ बाप का नाता होता है, बच्चों का मम्मी पापा से नाता होता है, अंकल आंटी का नाता, यानी इस तरह का जो रिलेशन होता है। ओके, तो ये जो रिलेशन है, इसके तरफ, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर डेडिकेशन नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस कहानी में रिलेशन दो भाइयों का एक बहन के प्रति, उसमें वो किस तरह से अपने बहन की मदद करते हैं बिना उससे कोई चीज़ के स्वार्थ रखे, और उनका कितना निष्ठा रहती है अपने बहन के प्रति, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो मैंने अभी रिलेशनशिप को नाता नाता कहा, वो थोड़ा मराठी शब्द हो जाता है, तो आप रिश्तेदार बोल सकते हो। तो रिश्तेदारी जो है उसकी, और अगर डेडिकेशन है, निष्ठा है, तो ही वो रिश्तेदारी निभाई जाती है। और उसके साथ साथ हेल्प जो हम करते हैं, मदद जो हम करते हैं, उसमें हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, सेल्फिश मोटिव होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मैंने ये किया तो इसने मुझे करना चाहिए हेल्प, या फिर मैंने अभी इसको थोड़े से मदद की है पैसों की, तो इसने भी मुझे बाद में करनी चाहिए। तो ऐसा इन बच्चों का नहीं है, इनका क्या है, सेल्फलेस हेल्प है, मतलब निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ मदद है। तो अब पूरा देखते हैं फिर से कि एजे क्रोनिन ने इस किताब में क्या बताया है, एक विचार आपके दिमाग में डाला है कि ये जो किताब है इसमें आप लोगों को स्वार्थ रहित मदद और रिश्तेदारी के लिए निष्ठा दिखाई गई है। और वो भी कौन दिखा रहा है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो ये जो दो जेंटलमैन है जिनकी ये कहानी है, वो ये दिखा रहे हैं। Next line, the story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, ये कहानी जो है वो इर्द गिर्द घूमती है किसके, द टू बॉयज नेम निकोला एंड जैकोपो। दो बॉयज हैं, दो बच्चे हैं, निकोला और जैकोपो, उनके इर्द गिर्द घूमती है। हु डू न्यूमरस थिंग, जो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ पे थिंग्स का मतलब यहाँ पे फिलहाल बातों की जगह पे काम लेते हैं। किस लिए करते हैं ये बहुत सारे प्रकार के काम, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। क्यों पैसा कमाना है उनको, ओनली टू पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्पाइन। उनकी बहन जो ट्रीटमेंट ले रही है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए ये पैसा कमा रहे हैं। और उसको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की ट्रीटमेंट ले रही है, तो हु सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का टीबी होता हुआ है उसको, और इसलिए उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और उसके इलाज के लिए जो पैसे चाहिए वो ये बच्चे अलग अलग प्रकार के काम करके कमा रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मैं बताती Story हूँ। begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries. Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. The scene emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. Okay, so the second paragraph has ended here. You come to know what happened. The story begins with the narrator. अब ये जो किताब की कहानी है वो शुरुआत कैसे होती है उसकी। The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. तो ये जो नरेटर है, जो राइटर है जिन्होंने ये कहानी लिखी है, वो पहली बार जब एल्प्स पर्वतों के फुट हिल्स पे, तलहटी से गुजरते हैं, पर्वतों के नीचे का जो रास्ता बनाया हुआ रास्ता होता है, रोड, वहाँ से जब वो गुजरते हैं, तलहटी कहते हैं उसे, फुट हिल्स को, तो वहाँ से जब वो गुजरते हैं तो पहली बार उनका एनकाउंटर इन बच्चों के साथ होता है। अब एनकाउंटर का मतलब आप लोगों को कुछ और पता है शायद से,
लेकिन अचानक से आमने सामने आने को इनकाउंटर कहते हैं। मीट फेस टू फेस, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक सामने आना, तो उसे इनकाउंटर कहते हैं। ठीक है, तो हियर इज व्हेन ही फर्स्ट इनकाउंटर्स द टू ब्रदर्स सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो पहली बार राइटर की, हमारे नरेटर की जो अचानक से उनके सामने भेंट हो जाती है वो कब होती है? जब वो फुट हिल्स पे, आल्प्स के फुट हिल्स से अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं और ये दोनों बॉयज जो है वो जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं। Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. तो वो वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और उनका जो ड्राइवर होता है वो फॉरबिड करता है, फॉरबिड करना यानी मना करना, रोकना, नरेटर को कि टू बाय द वाइल्ड फ्रूट्स, ये जंगली फल ना खरीदे। तो ऐसा उनका ड्राइवर उन्हें रोकता है। बट स्टिल ही बाइज द बिगेस्ट बास्केट एंड ड्राइव्स टूवर्ड्स द टाउन। पर फिर भी वो सबसे बड़ी बास्केट खरीद के, जिसमें फल होते हैं, स्ट्रॉबेरी होती है, वो खरीद कर टाउन की तरफ, नगर की तरफ चले जाते हैं। दिस सीन एम्फसाइजेज ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग इंटिमेसी बिटवीन द नरेटर एंड द टू बॉयज। तो ये जो पहला इनका मिलने का जो सीन है, नज़ारा है, ये जोर देता है, एम्फसाइज करता है, स्ट्रेस देता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग इंटीमेसी, ये पहला कदम होता है इन दोनों की आत्मीयता बढ़ने के लिए, क्लोज रिलेशनशिप होने के लिए। किसकी? नरेटर की और ये दोनों बॉयज़ की। यानी पहले ही नज़र में इन दोनों बॉयज़ से नरेटर अट्रैक्ट होता है और उसको कुछ तो भी उनके बारे में लगने लगता है और इसलिए वो वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज खरीदता है। तो बिटवीन द नरेटर एंड द टू बॉयज़, दोनों बॉयज़ में और नरेटर के बीच में हमें ऐसा लगता है कि कोई तो भी बहुत क्लोज आत्मीयता या रिलेशन निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट डे द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेयर। अच्छा, पहले यहाँ पे सुन लेते हैं। Next day, the boys are found shining shoes in the public square. This amazes the narrator. This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. Here, the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant, and earnest. ओके, सो नेक्स्ट डे क्या होता है कि पहले दिन पे तो उनकी मुलाकात होती है कि वो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं जंगल के पास, है ना, एल्प्स जो पर्वत है उसके पास। नेक्स्ट डे होता है कि द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेयर। पब्लिक स्क्वेयर में, चौक में, ये दोनों बच्चे शू पॉलिशिंग का काम करते हुए नरेटर को दिखते हैं। दिस अमेजेस द नरेटर, दिस सरप्राइजेस द नरेटर, सरप्राइज होता है उनको, आश्चर्य होता है। दिस इज व्हेन दे रिवील द फैक्ट दैट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी। यहाँ पे दिस इज व्हेन ही रिवील होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया है तो दे ये गलत है। रिवील, किसको रिवील होना है? रिवील होना यानी पता चलना, तो नरेटर को पता चलता है, तो नरेटर एक ही वचन है और वो मैन है, मस्क्यूलिन जेंडर है, इसलिए वहाँ पे ही होना चाहिए। तो दिस इज व्हेन ही रिवील द फैक्ट, उसे वहाँ पे पहली बार सच पता चलता है। फैक्ट यानी सच या तथ्य, रिवील यानी पता चलना, तो पहली बार उन्हें एक सत्य पता चलता है दैट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी, कि ये जो दोनों बॉयज है, दे मतलब दोनों बॉयज, ये अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। हियर द नरेटर इज शोन टू डेवलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम इन हिज हार्ट। और यहाँ पे ऐसा नज़र आता है हमें कि, या फिर ऐसा दिखाया गया है राइटर के थ्रू कि वो उनके प्रति, उसके अंदर आत्मीयता निर्माण होती है, सॉफ्ट कॉर्नर निर्माण होता है। ही फाइंड्स देम टू बी इनोसेंट, सीरियस, प्लीजेंट एंड अर्नेस्ट। और उसे, राइटर को या नरेटर को, हमारे लेखक को ऐसा पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं ये इनोसेंट यानी मासूम, सीरियस यानी गंभीर, प्लीजेंट यानी सुहाने, एंड अर्नेस्ट यानी ऑनेस्ट, ईमानदार बच्चे हैं, ऐसा उसे पता चलता है। और अगर किसी के बारे में ये गुण अगर किसी को पता चलते हैं तो उसके बारे में आत्मीयता अपने आप आ जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ।
The boys are very useful to the narrator. They are very willing to satisfy all that the narrator requires. They are also found selling newspapers by the narrator one stormy night. One day, when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. Okay, until they return within an hour. The boys are very useful to the narrator. अब उनमें इंटीमेसी निर्माण हो जाती है, उनमें थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप फ्रेंडशिप निर्माण हो जाती है, तो शायद या अक्सर ये जो नरेटर है वो उन्हें अपने कुछ काम से बुलाता होगा और उनके हाथ में पैसे देता होगा, क्योंकि वो पैसों के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा बहुत महत्व रखता है. तो ये बॉयज़ जो होते हैं वो नरेटर को बहुत यूज़फुल साबित होते हैं, बहुत काम के साबित होते हैं. दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल दैट नरेटर रिक्वायर्स. और वो खुद विलिंगली अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नरेटर की हर ज़रूरत, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई, संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं. दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल दैट द नरेटर रिक्वायर्स. नरेटर को जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें पूरा करने की वो पूरे दिल से कोशिश करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूज़ पेपर्स बाय द नरेटर वन स्टॉर्मी नाइट. एक स्टॉर्मी नाइट में यानी तूफानी रात में ये बच्चे एक बार न्यूज़पेपर बेचते हुए भी नरेटर को दिखते हैं. यानी नरेटर क्या देख रहा है कि ये बच्चे हर प्रकार के काम करते हैं और पूरी लगन और मेहनत से करते हैं. One day, when the narrator asks if he can help them in any, तो फिर एक दिन नरेटर उनको पूछता है कि क्या वो उनके किसी काम आ सकता है या कोई मदद कर सकता है. They say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. तब वो बोलते हैं कि वो बहुत ग्रेटफुल, आभारी होंगे अगर नरेटर उनको पोलेटा विलेज तक, पोलेटा गांव तक लिफ्ट दे दे. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. यद्यपि वो गांव जो है वो नरेटर के रास्ते में नहीं आता है, पर फिर भी नरेटर उन्हें हेल्प करते हैं वहाँ पे जाने के लिए. The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. तो बच्चे बोलते हैं कि हम लोग 1 घंटे में आते हैं, तो आप किसी कैफ़े में इंतज़ार कीजिए, और हम लोग वो एक बिल्डिंग के पास उतर जाते हैं. द बॉयज़ गेट डाउन इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के सामने वो उतरते हैं. एंड आस्क द नरेटर टू वेट, और नरेटर को बोलते हैं कि आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए किसी कैफ़े में बैठकर, हम लोग जब तक आते हैं. और वो टाइम कितना देते हैं? विद इन एन आवर. आवर यानी घंटा, 1 घंटे में हम आते हैं. आगे का पैराग्राफ हम सुनते हैं. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. On peeping through a room led by a nurse, he realizes that boys are talking to a girl who resembles them. He does not feel like intruding and thus asks the nurse the details about the boys. This is when the nurse tells him their heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. The brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. So, keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. They are noble and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. The story distinctly talks about how true the amplification says, where there is will, there's a way. Okay, now we are going to stop here. What is given in the last paragraph, just see. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. Eagerness leads the narrator. उनके अंदर जो राइटर है, जो नरेटर है, उनको इन बच्चों के बारे में हमेशा ही अच्छा लगता है. उनके दिमाग में उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर निर्माण हुआ है. वो उन बच्चों के सारे गुणों को जानते हैं.
तो ये बच्चे यहाँ क्यों लेके आए, ये किसी के भी अंदर उत्सुकता हो सकती है, ईगरनेस हो सकता है। तो ये ईगरनेस उनको ले जाता है बॉयज़ के पीछे, जहाँ पे वो एक्चुअली एक हॉस्पिटल में गए हुए होते हैं। फिर से मैं ये लाइन पढ़ूंगी। ईगरनेस लीड्स द नरेटर टू फॉलो द बॉयज अप टू अ प्लेस विच इज़ एक्चुअली अ हॉस्पिटल। ऑन पीपिंग थ्रू अ रूम, तो वहाँ से ये जो नरेटर होते हैं वो झांकते हैं, पीपिंग यानी झांकना, रूम के अंदर झांकते हैं, लेड बाय अ नर्स, और वहाँ पे उन्हें नर्स नज़र आती है। ही रियलाइजेज दैट बॉयज आर टॉकिंग टू अ गर्ल हु रिजेंबल्स देम। उन्हें ये समझ में आता है कि ये जो बॉयज़ हैं ये एक लड़की से बात कर रहे हैं जो कि उन्हीं के जैसे दिखती है। रिजेंबलेंस मतलब समान दिखना, तो रिजेंबल्स देम यानी उन्हीं के जैसे दिखती है, ऐसे एक लड़की से ये बॉयज़ बात कर रहे हैं। ही डज नॉट फील लाइक इंट्रूडिंग एंड दस आस्क द नर्स द डिटेल्स अबाउट द बॉयज़। लेकिन उनको सही नहीं लगता कि वो अंदर घुस जाए, अतिक्रमण कर ले उस रूम में। इंट्रूड का मतलब है कम टू अ प्लेस वेयर वन इज अनइनवाइटेड, यानी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे हमें इनवाइट नहीं किया है, बुलाया नहीं गया है। तो वो सोचते हैं कि चलो इसकी जगह पे मैं नर्स से ही पता करता हूँ कि ये बॉयज़ यहाँ पे क्यों आए हैं, या वो जिस लड़की से बात कर रहे हैं वो लड़की क्या हुआ है उसे, या क्यों आई है यहाँ पे हॉस्पिटल में। This is when the nurse tells him their heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. और यहाँ पे उन्हें पता चलता है नर्स के थ्रू एक बहुत ही दिल दहलाने वाली या दिल हिलाने वाली कहानी, हार्ट रेंडिंग यानी दिल दहलाने वाली, जो कि हमें बहुत दुख देती है या दुखी करती है, ऐसी एक कहानी के बारे में पता चलता है। और वो कहानी किसके बारे में है? अबाउट देयर फादर बीइंग किल्ड इन अ वॉर, कि उनके पापा जो है उनकी लड़ाई में डेथ हो गई है। एंड देयर होम बीइंग डिस्ट्रॉयड इन द वॉर, और उनका जो घर है वो लड़ाई की वजह से नष्ट हो गया। आपने पिक्चर में देखा किस तरह से उनके घर के ऊपर बॉम्ब गिरा हुआ दिखाया है, तो उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। एंड देयर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, और उनकी जो बहन है वो ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से गुजर रही है, यानी उसको टीबी हो चुका है और उसका इलाज वहाँ पे हॉस्पिटल में चल रहा है। द ब्रदर्स लिव इन अ शेल्टर एंड लिटरली स्टार्व ओनली सो दैट दे कैन पे। और आगे उसने पता चलता है नर्स के थ्रू कि ये जो ब्रदर्स है वो एक शेल्टर में, एक शरण या पनाह ली हुई जगह पे या आश्रय स्थान पे रहते हैं। एंड लिटरली स्टार्व, और वस्तुतः खुद को स्टार करते, भूखा रखते हैं, ओनली सो दैट दे कैन पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, और ताकि वो अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए मूल्य चुका सके, पैसे दे सके। तो वो एक पनाह लेते हैं कहीं तो भी, क्योंकि उनको घर भी नहीं है, और अपने आप को भूखा रखकर वो पैसे बचाकर अपनी बहन को हेल्प करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। सो कीपिंग अ सीक्रेट एंड हेल्पिंग देयर सिस्टर दे हैव शोन दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट। अब आपको पता है कि राइटर उनको एक बार पूछता है, अब यहाँ पे तो रिव्यू में एक ही बार बताया है, लेकिन वो जब जब उनसे मिलता होगा वो तब तक उनको पूछता होगा कि मैं तुम्हें कोई हेल्प करूँ क्या। लेकिन तब भी ये बच्चे ये नहीं बताते कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है अपने बहन के इलाज के लिए। तो उन्होंने एक प्रकार से ये सीक्रेट रखा है, रहस्य रखा है। तो सो कीपिंग अ सीक्रेट एंड हेल्पिंग देयर सिस्टर, और अपनी बहन की मदद कर रहे हैं वो सीक्रेट रख के। दे हैव शोन दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट। नॉट शेकन देयर स्पिरिट यानी हराया नहीं है, या उन्होंने हार नहीं मानी है। ओके, तो लड़ाई से, उनके पापा की डेथ होने के बाद, उनका घर नष्ट होने के बाद भी उनकी बहन ट्रीटमेंट ले रही है, जबकि उनके पास कोई पैसा नहीं है, उसके बाद भी ये बच्चों का जो स्पिरिट है वो काफ़ी हायर रेंज पे है। उनकी जो उत्सुकता है जीवन जीने के लिए वो कहीं पे भी कम नहीं हुई है, उनकी आत्मा को कोई हरा नहीं सका है। दे आर नोबल एंड जेंटल, वो कुलीन और सौम्य हैं। एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स, और बहुत ही महान ऐसे इंसान हैं। इन देयर ओन स्पेशल
येट सब्टल वे, उनका जो खास होने का या ग्रेट होने का जो तरीका है वो एकदम जटिल है, कोमल है, सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम उन्हें कुलीन और सौम्य और ग्रेट ह्यूमन बीइंग ही कहेंगे. दिस स्टोरी डिस्टिंक्टली टॉक्स अबाउट हाउ ट्रू द एम्प्लीफिकेशन इज. और ये कहानी हमें क्लियरली, डिस्टिंक्टली यानी क्लियरली, साफ तौर पे ये बताती है कि ये जो विस्तारण या कहावत है, कौन सी कहावत? वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, कि जहाँ चाह है वहाँ राह है. ये कहावत इतनी सच है इनके बारे में, ये कहानी में हमें क्लियरली पता चलता है. तो मुझे लगता है बच्चों कि जब हमने ये रिव्यू पढ़ा तो ये ऐसे दो छोटे बच्चे जो माँ बाप नहीं है, जिनका घर नहीं है, जिनकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, जो खुद आश्रय स्थान में या किसी से शरण लेकर रहते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं और फिर भी जो चाहे वो काम करके पैसे कमाकर अपनी बहन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ऐसी जो कहानी है वो रियली बहुत ही बढ़िया कहानी होगी. इससे हमें बहुत सारे वैल्यूज़ या मूल्य सीखने को मिलते हैं. तो ऐसी कहानी, ऐसी किताब हमने ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे हमें हमारे जीवन जीने के लिए मदद तो मिलती ही है, प्लस हमें किस तरह से इन छोटी छोटी कठिनाइयों का या बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना है, इसकी प्रेरणा भी मिलती है. थोड़ा सा वीडियो बचा है, आगे देख लेते हैं. Children, do you like the story? Ma'am, it's really very heart-touching story. We feel good when we read about the noble deeds of these boys. That's true. We can learn so many important values from the life of these two boys. ओके, यहाँ पे वही बताया गया है कि हम लोग इसमें वैल्यूज सीख सकते हैं, बच्चों से मूल्य सीख सकते हैं जीवन जीने के. और ये कहानी बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है. तो ऐसी कहानी या ऐसी किताबें हमने ज़रूर पढ़नी चाहिए. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशॉप, चिट चैट एक्टिविटी और मार्जिन के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, गुड नाइट.